इस साल का बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड जाता है निशा सक्सेना को। यह सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। निशा इस कॉलेज की जान थी। वह बहुत खूबसूरत तो थी, साथ में बुद्धिमान भी थी। वह हर साल कॉलेज में टॉप करती थी, इस बार भी उसने टॉप किया था। साथ ही वह बहुत दयालु भी थी। वह किसी को भी दुखी नहीं देख सकती थी। सारा कॉलेज उसका दीवाना था। निशा का नाम बार बार पुकारा जा रहा था, पर उसका कोई पता नहीं था। आखिरकार उसकी ट्रॉफी उसके शिक्षक ने ले ली। शिखा, अजय, विनी, सौरभ और सभी अध्यापक गण भी बहुत परेशान हैं कि निशा कहाँ चली गई है। कॉलेज का फंक्शन खत्म हो जाता है, पर निशा कहीं नहीं मिलती। दूसरे दिन जब सब लोग कॉलेज आते हैं तो सब लोग निशा को घेर लेते हैं कि कल वह कहाँ थी। निशा कुछ नहीं बोलती, वह बहुत उदास होती है। तभी उसको सामने से आशा मैम आती हुई दिखाई पड़ती हैं। वह उससे पूछती हैं कि निशा, कल तुम कहाँ थी? तुम्हारा नाम कल कितनी बार स्टेज पर पुकारा गया, पर तुम अपनी ट्रॉफी लेने क्यों नहीं आई? निशा कहती है, मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं घर चली गई थी। कोई बात नहीं निशा, अब तो ठीक हो। वैसे तुमको बहुत बहुत बधाई हो। हर बार की तरह इस बार भी तुमने टॉप किया है। निशा घर पहुंचती है, किसी से कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट जाती है और बहुत रोती है। तभी उसकी माँ आती है और कहती है कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो? निशा कहती है, माँ जानती हो आज मैंने फिर कॉलेज में टॉप किया। माँ, ये तो अच्छी बात है, मैं जानती हूँ तुम मेरा सपना जरूर पूरा करोगी, तो फिर रो क्यों रही थी? निशा, माँ जानती हो आज की ट्रॉफी उस इंसान से मिलने वाली थी जिससे हम सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। माँ, माँ मतलब तुम्हारे पापा? हाँ माँ, निशा ने कहा। माँ बस अब आपका सपना पूरा करना है, मुझे बस अब डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। निशा, अजय, शिखा, विनी और सौरभ सब मिलकर डॉक्टरी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं और सब लोग कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं। आखिरकार सीपीएमटी की प्रवेश परीक्षा का दिन आ जाता है। निशा बहुत मेहनत करती है, मगर वह बहुत डरी हुई थी। सोचती है कि वह कर पाएगी या नहीं। उसकी माँ उसको विश्वास दिलाती है कि निशा, तुमको मेरा सपना पूरा करना होगा, राम जी पर विश्वास रखो। माँ उसको दही खिलाती है। शिखा, अजय, विनी और सौरभ सब उसका इंतजार करते हैं। कहाँ रह गई थी निशा? अजय ने कहा। सॉरी, वो देर हो गई, निशा ने कहा। सब एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं और परीक्षा देते हैं। परीक्षा खत्म होती है, सब बाहर आते हैं। विनी, कैसा हुआ सबका? सौरभ, अब तो यह परीक्षा के परिणाम बताएंगे। शिखा, चलो सब लोग मिलकर आइसक्रीम खाते हैं। निशा, नहीं हमको घर जाना है, माँ इंतजार कर रही होगी। अजय, प्लीज चलो, उसके बाद पता नहीं सबका कब मिलना होगा। निशा, ओके चलो। सब लोग मिलकर आइसक्रीम खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं और उसके बाद सब अपने अपने घर आ जाते हैं। इस तरह 2 महीने बीत जाते हैं। इस बीच सब लोग आपस में फ़ोन से बातें करते रहते हैं। कल परीक्षा का परिणाम आने वाला होता है। सबको बहुत डर लगता है कि क्या होगा। सुबह जल्दी उठकर निशा भगवान की पूजा करती है और प्रार्थना करती है कि भगवान, इस बार माँ का सपना पूरा कर पाए हम और उनके दुख को कुछ कम कर पाए हम। अजय का फ़ोन आता है। निशा, बधाई हो, तुमने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। निशा, सच अजय? अजय, हाँ निशा, सच कह रहा हूँ। निशा, तुम सब अजय सब पास हो गए? सबको कॉलेज में प्रवेश मिल जाता है, मगर कॉलेज दूसरे शहर में होता है तो सबको हॉस्टल में रहना होता है। आज रात की रेलगाड़ी होती है। माँ कहती है, निशा तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और मेरा सपना पूरा करना। हाँ माँ, निशा ने कहा, पहली बार आपसे दूर जा रही हूँ। जाओ खुश रहो, माँ ने कहा। निशा और बाकी तीनों कॉलेज पहुँचते हैं। सौरभ, अजय अपने हॉस्टल चले जाते हैं। विनी और निशा को अपने हॉस्टल में जाना होता है। अभी वह लोग अपने रूम में सामान रख ही रहे होते हैं कि 2 लड़कियां आती हैं और कहती हैं कि आप दोनों हॉल में पहुंचे, सीनियर बुला रहे हैं। विनी और निशा दोनों हॉल में पहुंचते हैं। वहां वो लोग देखते हैं कि हॉल में रैगिंग चल रही है और वहां पर सौरभ और अजय भी होते हैं। ये मैडम इधर आइए। निशा को देखा कि कुछ लड़के उसको बुला रहे थे। ने क्या नाम है तुम्हारा? जी, जी निशा सक्सेना। ओहो, निशा मतलब रात्रि। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो मिस रात्रि, क्या विचार है आपके प्रेम के बारे में? पहले तो निशा को बड़ा अजीब लगा कि क्या प्रश्न है। बाद में उसने धैर्य के साथ उत्तर दिया। निशा, प्रेम वह एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसमें आप अपने साथी की खुशी देखते हैं, चाहे इसके लिए आपको कितना दुख सहना पड़े। प्रेम कोई वासना की चीज नहीं होता। प्रेम समर्पण है। प्रेम सिर्फ देना जानता है।
कभी कुछ छीनना नहीं जानता। वाह वाह, क्या कहा है, बहुत खूब, अचानक से पीछे से किसी ने कहा। निशा ने देखा, एक सांवले रंग का किंतु आकर्षक और अच्छी डील डॉल का लड़का था। क्या रवि, तुम यहाँ? हाँ, मैं तुम लोगों को यहाँ बुलाने आया था, रवि ने कहा। चलो, क्लास नहीं करनी है क्या? हाँ चलो, बाद में मिलते हैं। इन सब से तब तक कि सभी जूनियर आप लोग जा सकते हैं अपने अपने क्लास में, वहाँ खड़े सभी सीनियर ने कहा। रवि रवि की निशा धीरे धीरे से बोलते हुए निकल गया। निशा रवि को देखती रह गई। बिन्नी बोली, चले निशा। इधर सौरभ ने अजय से बोला, तुम कहाँ खो गए? निशा ने कहा, शिखा की याद आ रही होगी। सौरभ ने कहा, बहुत तेज भूख लगी है, आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। चलो सब लोग मेस चलते हैं और कुछ खा लेते हैं। इसके बाद वह चारों मेस चले गए। वहां जाकर अजय ने सबके लिए चाय और सैंडविच ऑर्डर किए। सब लोग अभी बैठकर चाय पी रहे थे कि शिखा को बहुत याद कर रहे थे। निशा, अजय, क्या तुम्हारी शिखा से कोई बात हुई है? अजय, नहीं निशा, अभी तक कोई बात नहीं हुई। तभी निशा ने देखा कि रवि अपने दोस्तों के साथ नाश्ता करने आया है। वह ठीक निशा के सामने वाली सीट पर बैठा था, जहां से वह चोरी चोरी निशा को देख रहा था। निशा भी बीच बीच में रवि को देख रही थी और नज़र मिलते ही निशा अपनी नज़रें नीचे कर लेती थी। इतने में राज नाम का लड़का, जो कॉलेज का गुंडा था, जिसको उसके दोस्त मुन्ना भैया कह के बुलाते थे, मेस में आया और विनी और निशा की मेज पर बैठ गया और निशा को देखकर ये कहने लगा, और मैडम, क्या नाम है तुम्हारा? खूबसूरती तो भगवान ने खूब जी भर के दी है। इस कॉलेज की सारी लड़कियां हम पर मरती हैं, लेकिन मेरा दिल तुम पर आ गया है। यह सुनकर निशा वहां से उठकर जाने लगती है। अजय और सौरभ को भी बहुत गुस्सा आता है। कहाँ चल दी ओ मेरी रानी, राज कहता है। तभी रवि को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वह निशा के पास आता है और राज से कहता है, ये क्या बदतमीजी है, ये कौन सा तरीका है बात करने का? देखो रवि, तुम बीच में मत आओ, राज ने कहा। क्यों ना आऊं बीच में? किसी लड़की से ही बात करने का यह तरीका कौन सा तरीका है? इतने में राज के दोस्त भी आ जाते हैं और रवि के दोस्त भी। बात बढ़ने लगती है। यह देखकर निशा को बहुत दुख होता है और वह रोती हुई अपने रूम में चली जाती है। अजय और सौरभ भी रवि के पक्ष में आकर राज से लड़ाई करते हैं। राज उन सबसे बाद में देख लेने को कहकर चला जाता है। रवि अजय और सौरभ से भी कहता है कि जाकर निशा को देखो, वह थोड़ा सा परेशान है। इसके बाद अजय और सौरभ निशा के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग उस राज की शिकायत प्रिंसिपल साहब से करेंगे। रवि परेशान होता है। वह सोचता है कि एक बार निशा को देख ले कि वह कैसी है। इधर निशा कहती है, अजय और सौरभ, तुम लोग परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ। इस तरह से पूरा एक महीना बीत जाता है। इसी बीच रवि निशा आए दिन एक दूसरे को चोरी चोरी देखते रहते हैं, पर वह कभी बात नहीं करते हैं। एक दिन कॉलेज में टीचर अनाउंसमेंट करती हैं कि आप सब लोग फ्रेशर पार्टी के लिए तैयार हो जाइए। सारे सीनियर अपने जूनियर्स को फ्रेशर पार्टी देंगे। रवि, आप अपने पूरे ग्रुप के साथ तय कर लीजिए पार्टी के सभी प्रोग्राम, ड्रेस कोड और जो भी सारी चीज़ें हैं, कल पूरी लिस्ट दे दीजिएगा। रवि ने कहा, जी मैम। सभी लोग पार्टी की तैयारी में जुट गए। रवि ने अपने सारे जूनियर से कहा कि आप सब लोगों को जो भी हमें शाम तक नाम लिखा दीजिएगा। एक एक करके सब अपना नाम लिखाने आए, पर रवि सोच रहा था कि निशा क्यों नहीं आई अभी तक। वह उसका इंतजार बहुत बेसब्री से कर रहा था। इतने में उसको विनी आते हुए दिखाई दिया। वह कहती है, सर मेरा नाम गायन में लिख लीजिए। रवि उससे पूछता है कि क्या आपकी दोस्त निशा कोई प्रोग्राम नहीं देगी? वह कहती है कि वह बहुत अच्छा क्लासिक डांस कर लेती है, किंतु वह भाग नहीं लेना चाहती। पर क्यों? रवि ने पूछा। सर, उसको समझना बहुत मुश्किल है। वह बहुत अच्छे स्वभाव की है, किसी को दुखी नहीं देख सकती, किंतु अपने बारे में कभी कुछ ज़्यादा नहीं बताती, पर पढ़ने में बहुत अच्छी है। उसका लक्ष्य बहुत बड़ा डॉक्टर बनने का है, इसलिए वह किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देती। वह तो एक बार मैंने उसका डांस कॉलेज में देखा था, क्योंकि एक बार हमारी टीचर ने ज़बरदस्ती उसको पार्टिसिपेट करवाया था। रवि ने ये सोच लिया था कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मगर निशा का क्लासिकल डांस इस फ्रेशर पार्टी में ज़रूर होगा। फ्रेशर पार्टी का दिन नज़दीक आ रहा था। फ्रेशर पार्टी में लड़कियों के लिए रेड साड़ी और लड़कों के लिए ब्लैक सूट ड्रेस कोड था। निशा, मेरे पास तो कोई रेड साड़ी नहीं है, अब क्या करूं? विनी, यहाँ पास में कोई मार्केट हो तो चलते हैं, लेकर आते हैं। हाँ, अजय और सौरभ को भी साथ ले चलते हैं। चारों लोग मिलकर पास के एक मॉल में जाते हैं। वहाँ सब लोग अपने अपने कपड़े देख रहे होते हैं। इधर रवि भी अपने दोस्त राहुल के साथ वहाँ मॉल में कुछ शॉपिंग करने आया होता है। रवि निशा को देखता है, दोस्तों के साथ खरीदारी में व्यस्त होती है। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया योजना आती है। रवि और राहुल निशा और उसके दोस्तों के पास जाते हैं।
सब एक दूसरे को हाय हेलो कहते हैं। अचानक से रवि कहता है, निशा, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? हाँ कहिए, निशा ने कहा। कल वह क्लासिकल डांस की ड्रेस लेनी है। क्या प्लीज़ तुम मेरी मदद कर दोगी? दरअसल जिसको यह ड्रेस पहननी है वह किसी कारण से आ नहीं पाई है, तो मुझे लेनी है। वह डील डॉल में तुम्हारे जैसी है। हाँ क्यों नहीं सर। विनी, तुम अजय और सौरभ के साथ शॉपिंग करो, हम तब तक सर को ड्रेस दिलवा कर आते हैं। ऐसा कहकर निशा रवि के साथ चली जाती है। वहाँ एक दुकान पर पहुंचकर दोनों कुछ ड्रेस देखते हैं। फिर अचानक से दोनों एक ही जैसी ड्रेस उठाते हैं। ये कैसी रहेगी? निशा ने कहा। हाँ मुझे भी यही पसंद आई, रवि ने कहा। दोनों ड्रेस ले लेते हैं। रवि निशा से पूछता है, तुम हमेशा से ऐसी शांत रहती हो? निशा कोई जवाब नहीं देती, बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। अच्छा, एक कप कॉफ़ी पियोगी? रवि ने निशा से कहा। नहीं सर, वहाँ विनी इंतजार कर रही होगी, निशा ने जवाब दिया। ठीक है तो चलते हैं, रवि ने कहा। उसके बाद रवि और निशा दोनों विनी के पास आ जाते हैं। अजय कहता है, निशा हो गई शॉपिंग सारी? हाँ अजय, हो गई। विनी कहती है, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ खाते हैं। फिर विनी, सौरभ, अजय, राहुल, रवि और निशा सब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ वह लोग कॉफ़ी पीते हैं और सैंडविच खाते हैं। सब कुछ न कुछ बात कर रहे होते हैं पर निशा शांत रहती है। रवि सोचता है, विनी सही कहती है, इसके मन में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं होता। पता नहीं ये इतनी शांत क्यों रहती है, कुछ तो दर्द है इसके जीवन में। इधर निशा सोचती है कि क्यों रवि को देखकर ऐसा लगता है कि अपने दिल की सारी बातें इससे कह दें। क्यों मेरा दिल उसके लिए बेचैन हो जाता है। फिर उसका दिमाग कहता है, मुझे ये सब कुछ नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ पढ़ना है और अपनी माँ का सपना पूरा करना है। मेरी मंजिल सिर्फ मेरी माँ का सपना है। कहाँ खो गई हो निशा? अजय ने कहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलें? हाँ। सब लोग वापस हॉस्टल आ गए। सब लोग फ्रेशर पार्टी की तैयारी में लग गए, लेकिन निशा सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगी रही। फाइनली फ्रेशर पार्टी का दिन आ गया। एक एक करके सभी कार्यक्रम हो रहे थे। फिर रवि ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए निशा के पास गया और निशा से कहा, निशा, एक परेशानी आ गई है मेरे पास। जी बताइए सर, क्या हुआ? क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ आपकी? रवि ने कहा। निशा, जो लड़की क्लासिकल डांस का परफॉर्मेंस देने वाली थी, उस लड़की की तबीयत अचानक से खराब हो गई है और एक प्रोग्राम के बाद क्लासिकल डांस का प्रोग्राम है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ मैं। रवि ने अपनी योजना में विनी को भी शामिल किया था, इसलिए विनी ने बोला कि हमारी निशा बहुत अच्छा क्लासिकल डांस कर लेती है। निशा ने कहा, क्या कह रही हो तुम? विनी ने कहा, निशा, क्या तुम ऐसे समय पर भी हम सबकी हेल्प नहीं करोगी? रवि ने कहा, निशा, क्या तुम्हें सच में क्लासिकल डांस आता है? प्लीज़ कार्यक्रम में भाग ले लो, निशा प्लीज़। ठीक है, मैं कर लूँगी। फाइनली निशा क्लासिकल डांस में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है। रवि ने जो ड्रेस खरीदी थी वह निशा को देता है और कहता है, यह ड्रेस ले लो और तैयार हो जाओ, अगली परफॉर्मेंस तुम्हारी है। निशा ड्रेस लेकर तैयार होने चली जाती है। विनी और रवि फाइनली हाथ मिलाते हैं कि उनकी योजना कामयाब हो गई। क्लासिकल डांस के लिए उन्होंने निशा का ही नाम दिया था। अगली परफॉर्मेंस के लिए निशा सक्सेना का नाम पुकारा जाता है। निशा जब स्टेज पर आती है तो रवि उसको एकटक देखता ही रह जाता है। निशा आज बहुत खूबसूरत लग रही होती है। निशा अपना डांस परफॉर्मेंस देती है। वह इतना अच्छा डांस करती है कि सब लोग मंत्रमुग्ध होकर उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। डांस परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी थी, सब लोग तालियां बजा रहे थे, किंतु रवि एकटक निशा को देखने में ही खोया हुआ था। जब उसको राहुल ने बोला, रवि परफॉर्मेंस खत्म हो गई है, तब वह बोला, हाँ। उसके बाद वो निशा के पास गया और बोला, आज तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म दिया है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा डांस करती हो। जी सर, निशा कहती है। उसके बाद फ्रेशर पार्टी शुरू हो जाती है। निशा भी ड्रेस बदलकर रेड कलर की साड़ी में आती है। सभी लड़कियां रेड कलर की साड़ी और सभी लड़के ब्लैक कलर का सूट पहने होते हैं। निशा आज बहुत खूबसूरत लग रही होती है। बहुत ही सादगी से उसने बिना किसी मेकअप के रेड साड़ी पहनी होती है। एक छोटी सी बिंदी, हाथों में कुछ चूड़ियाँ और बालों में क्लेचर लगा होता है। उसकी सादगी में भी सुंदरता झलक रही थी। इसी कारण वह बाकी लड़कियों से अलग लग रही थी। सभी लोग उसी को देख रहे थे होते हैं। रवि को तो जैसे उसकी सुंदरता में खो ही गया था। निशा भी रवि को देख रही थी। रवि भी आज बहुत हैंडसम लग रहा था। निशा भी चोरी छुपे रवि को देख रही थी। ना जाने क्यों, ना चाहते हुए भी वह रवि की ओर झुकाव महसूस कर रही थी। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। अजय, विनी, सौरभ, राहुल, रवि, निशा सब साथ होते हैं। हंसी मजाक का दौर चल रहा होता है कि तभी कॉलेज के बीच जो अभय सक्सेना वहाँ पर आते हैं। सभी लोग उन्हें विश करते हैं। जैसे ही निशा
अभय सक्सेना को देखती है तो वह परेशान हो जाती है और पार्टी छोड़कर चली जाती है। रवि यह देख रहा होता है। रवि भी उसके पीछे जाता है। निशा दूर कोने में एकांत में जाकर पहले बहुत रोती है, फिर वह अपनी माँ को फ़ोन करती है। माँ, हाँ निशा, कैसी हो तुम? कैसी रही तुम्हारी पार्टी? निशा, माँ, सब कुछ बहुत अच्छा है पर इस कॉलेज में पढ़ नहीं पाऊंगी। माँ, क्यों निशा, क्या बात है बेटा? निशा, डॉक्टर अभय सक्सेना यहाँ के डीन हैं। माँ, बेटा तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें मेरा सपना पूरा करना है। निशा, पर माँ यह कैसे? माँ, बेटा तुम भूल जाओ कि वह तुम्हारे पापा हैं। तुम बस इतना याद रखो कि वह कॉलेज के डीन हैं। तुम्हें अपनी माँ को देखना है, तुम्हें वहाँ पढ़ना है और इतना पढ़ना है कि तुम्हें सबसे बेस्ट डॉक्टर बनना है। निशा, ठीक है माँ। रवि दूर से निशा की बात सुन रहा था। उसने निशा की तो सारी बात सुनी पर दूसरी तरफ की बात नहीं सुन पाया। पर उसको इतना पता चल गया था कि डॉक्टर अभय सक्सेना के कारण ही निशा परेशान है। निशा पलटती है तो देखती है कि रवि खड़ा होता है। रवि, क्या बात है निशा? निशा, कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। रवि, तुम रो रही थी? निशा, नहीं सर। रवि, कोई बात हो निशा तो हमें बताओ। निशा, नहीं सर, कोई बात नहीं है। और इस तरह निशा अपना दर्द अपने अंदर दबा जाती है। रवि जबरदस्ती नहीं करता है। वह चाहता है कि जब खुद निशा की मर्जी हो तो वह अपनी बात कहे, इसलिए वह चुप रहता है। निशा, सर मैं हॉस्टल जाना चाहती हूँ, पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। रवि, ठीक है निशा। रवि निशा दोनों साथ चल रहे हैं, दोनों खामोश हैं। निशा रवि से सब कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पा रही है, और रवि निशा का दर्द सुनना चाहता है पर सुन नहीं पा रहा है। निशा और रवि साथ चलते हैं। कब हॉस्टल आ जाता है पता ही नहीं चलता। निशा, रवि जी अब आप जाइए। रवि, निशा, आपको जब भी कोई परेशानी हो या जब भी आपको कुछ कहना हो तो हमेशा आपके साथ हैं हम। आप निसंकोच हमसे कह सकती हैं। निशा, जी। इतना कहकर वह चली जाती है। रवि उसको जाते हुए देखता रहता है। निशा कमरे में आती है और बिस्तर पर गिर जाती है और रवि के बारे में सोचने लगती है। कुछ देर बाद विनी आती है और उससे पूछती है, यार निशा, तुम पार्टी से क्यों चली आई? डॉक्टर सक्सेना की वजह से? निशा, हाँ। विनी, तू जानती है ना, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। निशा, हाँ विनी, आज रवि सर ने भी यही कहा। विनी, निशा, मुझे लगता है कि रवि सर तुझे पसंद करते हैं। निशा, नहीं विनी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस माँ का सपना पूरा करना है और मुझे कुछ नहीं दिखता है। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह बात करते हैं। इधर रवि सोचता है कि आखिर निशा डॉक्टर सक्सेना से क्यों भाग रही है। ऐसा क्या है जो निशा को इतना परेशान कर रहा है। अगले दिन सब लोग कॉलेज में मिलते हैं। लंच टाइम की कैंटीन में निशा, विनी, सौरभ, अजय बैठे होते हैं और लंच कर रहे होते हैं। ना जाने क्यों निशा की नज़रें दरवाजे पर होती हैं कि रवि सर क्यों नहीं आए। तभी अजय निशा को बताता है कि शिखा का फ़ोन आया था कि उसके भाई की शादी है, वह कल यहाँ आ रही है और उसने बोला कि हम सबको शादी में आना है। इसी बहाने हम सब लोग फिर से एक साथ मिलेंगे, सौरभ ने कहा। हाँ भाई अजय, बहुत याद आ रहा है शिखा को। क्यों, है ना अजय? विनी ने कहा। तभी रवि का दोस्त राहुल आते हुए दिखता है। निशा राहुल से पूछती है, सर आज रवि सर नहीं आए? राहुल, हाँ आज उसको कुछ काम था, उसके भाई की शादी है, इसी वजह से शायद वह 2-4 दिन कॉलेज ना आए। यह सुनकर निशा उदास हो जाती है। पता नहीं क्यों पर उसका कॉलेज में मन नहीं लगता है। अगले दिन निशा के पास शिखा का फ़ोन आता है और कहती है कि उसके भाई की शादी है और तुमको, विनी, अजय और सौरभ को सबको आना है। हम इंतज़ार करेंगे। तुम सब कॉलेज के बाहर शाम को 5 बजे वेट करना। हाँ, अपने भाई को तुम लोगों को लेने के लिए भेज देंगे। निशा कहती है कि हम नहीं आ पाएंगे पर शिखा कहती है कि अगर तुम नहीं आओगी तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ 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 सब लोगों को आना है। हम सबका इंतज़ार करेंगे। सबसे मिलने के लिए हम बहुत बेचैन हैं। निशा कहती है, ठीक है, आ जाएंगे। निशा अजय से कहती है, शिखा का फ़ोन आया था, उसके भाई की शादी है, हम सबको जाना है कल शाम 5 बजे। उसके भाई हम लोगों को लेने आएंगे। हम सब लोगों को चलना है। अगले दिन सब 5 बजे तैयार होकर कॉलेज के गेट पर इंतजार करते हैं। आज सभी बहुत अच्छे लग रहे थे। विनी ने कहा, अरे वाह निशा, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। निशा ने रेड कलर का गाउन पहना था और बाल खुले रखे थे। 5:15 हो गए, अभी तक शिखा का भाई नहीं आया हम लोगों को लेने। विनी ने कहा, अजय आ रहा होगा, क्यों परेशान हो? निशा, ये तो जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाती है। सौरभ, देखो एक काले रंग की गाड़ी आ रही है, शायद वह हम ही लोगों को लेने आ रही है। गाड़ी सबके पास आती है। गाड़ी से रवि बाहर आता है और उन सबको देखता है। शिखा को देखकर तो रवि एकटक
निशा को देखकर तो रवि एकटक देखता ही रह जाता है। आज वह रेड कलर के गाउन में एकदम परी लग रही होती है। अजय, अरे कहाँ खो गए रवि सर? रवि, कहीं नहीं, बस अपनी बहन के दोस्तों को लेने आया था। विनी, क्या शिखा आपकी बहन है? रवि, हाँ, तुम लोग शिखा के दोस्त हो, तभी मैं कहूँ कि तुम लोग इतना तैयार क्यों होकर यहाँ खड़े हो। चलो फिर सब लोग गाड़ी में जल्दी बैठो, देर हो रही है। हाँ चलो, सौरभ ने कहा। सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। रवि मन ही मन बहुत खुश होता है। कुछ ही समय सही निशा के साथ तो होगा। चलो, गेस्ट हाउस आ गया है, आओ सब लोग। सब गाड़ी से बाहर आते हैं। रवि निशा के साथ चलते हुए उससे पूछता है, कैसी हो निशा? निशा, ठीक है सर, आप बताइए। रवि, हाँ बस भाई की शादी है तो उसी में व्यस्त हूँ। निशा, तभी आप कॉलेज नहीं आ रहे थे? रवि, मतलब तुम हमको मिस कर रही थी? निशा, नहीं, वो रवि मन ही मन खुश होता है कि निशा हमको मिस करती है। तभी शिखा आती है और सबसे मिलती है। शिखा, कैसी हो निशा? कितना तुमको मिस किया हमने। निशा, हम ठीक हैं, हम सब ने भी तुमको बहुत मिस किया, विशेषकर अजय ने। क्यों अजय? अजय शिखा को देखकर मुस्कुराता है। शिखा शर्माकर नजरें नीची कर लेती है। उसके बाद विनी और सौरभ से मिलती है। उसके बाद वह रवि से सबका परिचय कराती है तो सब लोग हंसने लगते हैं। शिखा, क्या भैया, आप सब हंस क्यों रहे हैं? रवि, शिखा, यह सब मेरे जूनियर हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं। शिखा, वाह, हमको ही नहीं पता। अब अंदर चलें, रवि ने कहा। सब अंदर गए। बारात निकलने की तैयारी हो रही थी। शिखा, तुम सब नाश्ता करो, उसके बाद सबको डांस करना है। सब लोग नाश्ता करके बारात में शामिल हो जाते हैं। रवि चोरी चोरी निशा को देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि आज निशा के साथ डांस करने करने का। उसने विनी से इशारे से कहा तो विनी निशा को डांस करने के लिए ले आई। इधर शिखा अजय के साथ बात करने में मस्त थी। रवि निशा के साथ डांस कर रहा था। आज वह बहुत खुश था। ना जाने क्यों वह निशा को बहुत प्यार करने लगा था। वह चाहता था कि निशा खुश रहे, उसे कोई गम की परछाई भी ना पड़े। इधर निशा सोच रही थी कि क्यों वह रवि की तरफ झुकती जा रही है। क्यों वह पास होता है तो उसका दिल सब दुख दर्द भूल जाता है। नहीं, हमको कहीं दिल दिल की नहीं, दिमाग की सुननी है। उसको अपनी माँ का सपना पूरा करना है, इसलिए वह रवि से दूर रहेगी। अचानक से वह रवि के साथ डांस करना छोड़कर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाती है। रवि सोचता है कि ये इसको अचानक से क्या हो गया। रवि उसके पास जाता है और कहता है कि तुम ठीक हो निशा? निशा कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ शिखा आती है और रवि से कहती है, भैया आपको दादा बुला रहे हैं, जयमाल होने जा रहा है। रवि, हाँ आ रहा हूँ। निशा, तुम भी चलो। सब लोग जयमाल देखने लगे पर रवि की नज़र अभी भी निशा पर थी। निशा भी बीच बीच में रवि को चोरी छुपे देख रही थी। तभी निशा की नज़र डॉक्टर अभय सक्सेना पर पड़ती है जो कि उसके पिता हैं। निशा सोचने लगी, ये यहाँ भी। अब उसका मन यहाँ नहीं लग रहा था। वह जाना चाहती थी, पर कैसे? वह एक तरफ कोने में बैठ गई। रवि निशा को देखने लगा। निशा कहीं दिखाई नहीं पड़ी। उसने शिखा से पूछा, अभी तो यहीं थी। शिखा ने कहा, अजय और विनी ने भी नहीं देखा। अचानक से रवि की नज़र निशा पर पड़ी जो एक कोने में बैठी हुई थी। रवि निशा के पास गया और उससे बोला, निशा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? निशा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मैं हॉस्टल जाना चाहती हूँ। रवि, लेकिन निशा। निशा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, बस इसलिए जाना चाहती हूँ। अचानक से रवि ने डॉक्टर अभय को देखा और समझ गया, इन्हीं के कारण निशा परेशान हो गई है। रवि, निशा तुम परेशान मत हो, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। रवि अपने दोस्त राहुल के पास गया और राहुल से कहा, मुझे आधे घंटे के लिए जाना है, तुम यहाँ सब संभाल लेना। उसने शिखा से भी कहा। वह निशा को लेकर गाड़ी में बैठकर चल दिया। रास्ते में भोलेनाथ का मंदिर पड़ा। रवि ने निशा से कहा, तुम यहाँ मंदिर में बाबा के दर्शन करो तो तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। निशा और रवि दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ निशा बाबा के दर्शन करती है, उसके आंसू बहने लगते हैं। रवि निशा से कहता है, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी परेशानी हो वह यहाँ बाबा से कह दो, सब परेशानियाँ दूर होंगी। निशा को सच में वहाँ जाकर बहुत शांति मिलती है। वह रवि से कहती है, मैं अब ठीक हूँ। रवि, निशा, मैं नहीं जानता कि तुम डॉक्टर अभय को देखकर क्यों परेशान हो जाती हो, लेकिन मैं जब तक तुम नहीं बताना चाहोगी मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तुम्हें जब भी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। निशा, जानती हूँ सर, आपके साथ होने से हमें बहुत सुकून मिलता है। रवि, अब क्या विचार है, हॉस्टल चलोगी कि वापस पार्टी में? निशा, पार्टी में चलते हैं। निशा और रवि दोनों पार्टी आ जाते हैं। अचानक से रवि के पापा आते हैं और कहते हैं, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? पापा, बस यहीं पर तो था। पापा, इनसे मिलिए, ये है मेरी दोस्त निशा। निशा, ये है मेरे पापा।
निशा पापा के पैर छूती है। पापा कहते हैं, बेटे, मेरे यहाँ बेटियाँ पैर नहीं छूती। तुम तो मेरी बेटी हो। और बेटा, कभी कोई परेशानी हो तो मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ। निशा, नहीं, आप बिल्कुल मेरे पिता जैसे नहीं हैं। आप बहुत अच्छे हैं। पिताजी नहीं, बेटा, ऐसा नहीं कहते। रवि, निशा का ध्यान रखना। रवि, जी पापा। निशा रवि से कहती है, आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको इतने अच्छे पापा मिले। सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती। रवि मन ही मन सोचता है कि निशा, तुम्हारी जिंदगी से सारे दुख दूर कर दूंगा। अजय, कहाँ चली गई थी निशा? हम सब तुमको ढूंढ रहे थे। विनी, तुम ठीक तो हो निशा? निशा, हाँ हम ठीक हैं। शिखा, अब हम लोगों को चलना चाहिए। शिखा, कहाँ, अभी कोई नहीं जाएगा। निशा, पर शिखा, तुम तो जानती हो कि। शिखा, मैं नहीं जानती, तुम सबको रुकना पड़ेगा बस। रवि, रुक जाओ सब लोग, अच्छा लगेगा। सौरभ, रुक जाओ ना निशा, वैसे भी वहां जाकर सोना ही तो है। निशा, ओके ठीक है, हम लोग रुक जाते हैं। खुश। शिखा यह सुनकर निशा को गले लगा लेती है और रवि भी मन ही मन बहुत खुश होता है। सब लोग रात में खूब मस्ती करते हैं। रवि अपनी माँ को लेकर सबके पास आता है और कहता है, दोस्तों, ये है मेरी माँ, और माँ, ये है विनी, सौरभ, अजय, निशा। सब लोग माँ को प्रणाम करते हैं। माँ, खुश रहो बच्चों। हमको तो ये पता ही नहीं था कि राहुल के अलावा रवि के इतने दोस्त हैं। तुम सब लोग खूब एंजॉय करो, और हाँ, शादी के बाद किसी दिन तुम सब घर आना जरूर। जी आंटी, सभी ने कहा। तभी शिखा आती है और कहती है, ताई जी, आप यहाँ हैं? आपको ताऊ जी ढूंढ रहे हैं। ओके बेटा, ये कहकर रवि की माँ चली जाती है। शिखा निशा से कहती है, निशा, तुम्हें माँ बुला रही हैं। निशा, तुम सब लोग बैठो, हम माँ से मिलकर आते हैं। निशा शिखा की माँ से मिलने जाती हैं। निशा, नमस्ते आंटी। शिखा की माँ, खुश रहो बेटा, कैसी हो आप? निशा, हम ठीक हैं, आप बताइए। शिखा की माँ, बेटा, हम भी ठीक हैं। तुम्हारी माँ कैसी हैं? और बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? निशा, आंटी सब ठीक है। शिखा की माँ, बेटा, इनसे मिलो, ये है हमारी जेठानी रवि की माँ। निशा, नमस्ते आंटी। रवि की माँ, नमस्ते। और बेटा, सब अच्छा है? अभी तो हम आपसे मिले थे, रवि ने मिलवाया था। निशा, जी। रवि की माँ, ओके बेटा, आप एंजॉय करो। निशा जी बोलकर निकल जाती है। शिखा की माँ रवि की माँ से कहती हैं, दीदी, ये निशा है ना? इसके पापा ने इसकी माँ को छोड़ दिया है। इसकी माँ ने बड़ी मेहनत से इसे पाला है, और वह अब इसको डॉक्टर बनाना चाहती है। अच्छा, तभी बहुत शांत स्वभाव की है। इधर निशा बाहर जाती है कि एक लड़की से टकरा जाती है। इससे उस लड़की के हाथ में कोल्ड ड्रिंक थी, जिससे उस लड़की की ड्रेस खराब हो जाती है। वह निशा पर जोर से चिल्लाकर बोलती है, अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता? मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। निशा रिया से सॉरी बोलती है, पर वह उसको चिल्लाने लगती है, जिसने निशा को रोना आ जाता है। तभी रवि वहाँ यह सब देख रहा होता है। वह निशा के पास आता है। उससे पहले डॉक्टर अभय सक्सेना आते हैं। वह उस लड़की के पिता होते हैं। वह रिया से कहते हैं, क्या बात है बेटा, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? रिया, कुछ नहीं पापा, इस बदतमीज लड़की ने मेरी ड्रेस खराब कर दी। डॉक्टर अभय, कोई बात नहीं बेटा, आप जाकर इसे साफ कर लीजिए। और वह निशा से कहते हैं, सॉरी बेटा, मैं अपनी बेटी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगती है कि एक ही बाग की दो कलियां, एक को इतना प्यार और एक से इतनी नफरत। डॉक्टर अभय रिया को प्यार से गले लगाकर समझा रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। रवि निशा के पास आ जाता है। वह निशा को रोते हुए देखता है तो वह रिया से कहता है कि किसी को कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। रिया गुस्से से रवि को देखती है। डॉक्टर अभय रिया को शांत कराकर ले जाते हैं। रवि निशा के पास आता है और, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? निशा दुखी होती है और रोने लगती है। रवि उसका हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बैठाता है और खुद जमीन पर बैठकर निशा के आंसू पोंछते हुए कहता है, देखो निशा, तुम्हें अपनी लड़ाई लड़नी है, पर इस तरह से तुम रोकर कमजोर पड़ जाओगी। तो कैसे अपनी लड़ाई लड़ोगी? अपने आप को मजबूत बनाओ। निशा, क्या करूं सर, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि ना चाहते हुए भी मैं कमजोर पड़ जाती हूँ। रवि, संभालो अपने आप को, मैं साथ हूँ हमेशा। निशा, जानती हूँ सर। निशा रवि के हाथों में अपना चेहरा रख कर रोने लगती है। उसके आंसू थम नहीं रहे होते हैं। रवि अपने रुमाल से उसके आंसू पोंछता है और उसे गिलास भर के पानी देता है। निशा थोड़ा नॉर्मल होती है तो रवि कहता है, चलो नीचे, सब दोस्तों के साथ बैठते हैं, तुम्हारा मूड सही हो जाएगा। निशा को लेकर रवि सारे दोस्तों के पास आता है। वहाँ हंसी मजाक चल रहा होता है। रवि निशा को स्माइल करने को कहता है। निशा आंखों से कहती है, हम ठीक हैं। रवि निशा को एकटक देखता रहता है। कितनी मासूम लग रही होती है। इसी तरह रात गुजर जाती है। विवाह संपन्न होता है। विदाई होती है। सब लोग दुल्हन को लेकर घर आते हैं।
शिखा से अजय निशा की और बाकी सबको चलने को कहते हैं। तो शिखा कहती है, अभी क्यों जा रहे हो, अभी थोड़ा और रुको। निशा, नहीं अब जाने दो, कॉलेज भी है आज। शिखा, ओके ठीक है, पर एक शर्त पर जाने देंगे कि कल सब लोग आओगे। पक्का सब आएंगे, सब लोग कहते हैं। निशा, रवि सर कहाँ हैं? शिखा, हाँ भैया अभी यहीं तो थे, तुम लोग जाओ, हम उनको बोल देंगे। निशा चली जाती है पर उसकी निगाहें वहीं होती हैं। जाने से पहले एक बार रवि सर दिख जाएं, पर रवि नहीं दिखते। निशा उदास मन से चली जाती है। कॉलेज में भी उसका मन नहीं लगता। ना जाने क्यों उसको रह रहकर रवि की याद आ रही होती है। इधर रवि निशा को देखता है कि निशा कहाँ गई। वह शिखा से पूछता है कि सब लोग कहाँ हैं। तो शिखा कहती है कि सब लोग चले गए, पर सब लोग कल आएंगे। अच्छा, कोई हमसे मिलकर नहीं गया? हाँ, आपको निशा पूछ रही थी, आपसे मिलना चाहती थी, पर मैंने कहा कि कल मिल लेना। मन ही मन रवि सोचता है, अच्छा मुझे निशा पूछ रही थी। आज रवि के घर पर नई दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म होती है। शाम को रिसेप्शन पार्टी होती है। रवि बेसब्री से शाम का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि शाम को निशा आने वाली होती है। इधर निशा यह सोच रही होती है कि अगर मैं शाम को आज रिसेप्शन पार्टी में जाती हूँ तो फिर से डॉक्टर अभय का सामना होगा। वह सोच नहीं पा रही थी कि वह क्या करे क्या ना करे, क्योंकि रवि से मिलने की चाहत होती है पर वह डॉक्टर अभय का सामना नहीं करना चाहती। तभी निशा के मोबाइल पर रवि का फ़ोन आता है। रवि कहता है कि हमको लगता है कि तुम परेशान होगी कि आज पार्टी में जाएं या नहीं। निशा सोचती है कि रवि को कैसे पता लग गया। दोनों 2 मिनट तक खामोश रहते हैं। फिर रवि कहता है कि परेशान ना हो, तुम पार्टी में आओ, कब तक डरती रहोगी? फिर हम तो होंगे ही, मेरा मतलब सारे दोस्त तो होंगे ही। निशा कहती है, ठीक है, आ रहे हैं हम। और वह पार्टी में जाने की तैयारी में जुट जाती है। शाम को अजय, विनी, सौरभ के साथ निशा पार्टी में जाती है। रवि उन सबको देखकर बहुत खुश होता है। सब लोग खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। शिखा सबको डांस करने के लिए ले जाती है। सब लोग डांस करके खूब एंजॉय कर रहे होते हैं कि अचानक से डॉक्टर अभय सक्सेना पर निशा की नज़र पड़ जाती है। वह घबराती है तो रवि उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी ओर देखकर आंखों ही आंखों में कहता है कि नहीं, अब तुम्हें हिम्मत रखनी है, तुम्हें डरना नहीं है। निशा को हिम्मत मिलती है और वह फिर से डांस में एंजॉय करने लगती है। पार्टी खत्म हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सब लोग कॉलेज कैंटीन में बैठे होते हैं। निशा किसी काम से लाइब्रेरी गई होती है। अजय से शिखा कहती है कि मुझे अब वापस जाना है, माँ की याद आ रही है। बस निशा का जन्मदिन आ रहा है, उसको मनाकर वापस घर चली जाऊंगी। ओह, मुझे तो याद ही नहीं रहा। रवि कहता है कि कब है उसका जन्मदिन? अजय कहता है कि परसों। राहुल, रवि, विनी, सौरभ, अजय, शिखा सब मिलकर निशा की बर्थडे पार्टी की योजना बनाते हैं। रवि इस बार सोचता है कि निशा का जन्मदिन उसके लिए बहुत खास बनकर आए, इसलिए वह सब कुछ स्पेशल करना चाहता है। निशा को लाने की जिम्मेदारी शिखा को दी जाती है। जन्मदिन की एक रात पहले निशा के पास शिखा आती है और कहती है कि मुझे परसों घर जाना है, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ये 2 दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। निशा पहले तो नहीं मानती, मगर बार बार शिखा के कहने पर मान जाती है। शिखा निशा को अपने घर ले आती है, जहाँ पर उसके दोस्त पहले से होते हैं। शिखा निशा को ठीक 12 बजे हॉल में लेकर पहुंचती है। जैसे ही निशा हॉल में कदम रखती है, सभी लाइट ऑन हो जाती हैं और सब एक साथ बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। निशा सरप्राइज हो जाती है। रवि एक लाल गुलाब लेकर निशा के पास घुटने के बल बैठकर उसको देता है और कहता है, निशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू वेरी मच। मैं तुम्हें जीवन की हर खुशी देना चाहता हूँ, तुम्हारे सारे दर्द अपनाना चाहता हूँ। निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, आप समझते क्यों नहीं, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मेरी माँ का सपना मुझे पूरा करने के मेरी माँ का सपना मुझे प्यार करने की इजाज़त नहीं देता है। मुझे माँ के सपने के लिए अपने प्यार को कुर्बान करना ही पड़ेगा। मेरी मुश्किलों को और ना बढ़ाइए। इतना कहकर वह रोने लगती है। अजय निशा के पास आता है, उसे चुप कराता है। निशा कहती है, अजय तुम तो सब जानते हो। अजय निशा से कहता है कि निशा, रवि तुम्हें बहुत प्यार करता है, उसे सच जानने का पूरा हक है। जानती हूँ अजय, इसीलिए तो डरती हूँ। मेरा सच सुनकर ये बहुत दुखी हो जाएंगे। मैं इनको दुखी नहीं देख सकती। पर निशा, सच बताना भी तो जरूरी है। आपको जानना है मेरे लिए मेरी माँ का सपना क्यों महत्वपूर्ण है? तो सुनिए मेरी जिंदगी का सच। मेरी माँ गांव के एक किसान की लड़की थी और डॉक्टर अभय सक्सेना गांव के जमींदार के लड़के। डॉक्टर अभय सक्सेना के माता पिता यानी कि मेरे दादा दादी को मेरी माँ बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर अभय से मेरी माँ का विवाह तय कर दिया।
उस समय डॉक्टर अभय पढ़ाई कर रहे थे। मेरी माँ बहुत सुंदर थी, अतः उनको विवाह से कोई ऐतराज नहीं था। दोनों का विवाह हो गया। 1 वर्ष बाद हम पैदा हो गए। उस समय वह हमको बहुत प्यार करते थे। मेरे पैदा होने के बाद उनका CPMT में चयन हो गया। वह पढ़ने के लिए शहर चले गए। वहाँ उन्हें किसी और लड़की से प्यार हो गया। वह 5 साल बाद जब वापस आए तो वह एक बहुत बड़े डॉक्टर बन चुके थे और वहाँ उसी लड़की से विवाह भी कर चुके थे। इसलिए अब उनको मेरी माँ गांव की अनपढ़ गंवार लगने लगी थी। जब मेरी दादी ने उनको अपने साथ ले जाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ आपकी देखभाल कौन करेगा। दादा दादी के अनुभवों ने उनके इरादे भांप लिए थे। वह इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सके और 6 महीने में ही दुनिया छोड़कर चले गए। दादा दादी के देहांत के समय वह आए। जब वह जाने लगे तो माँ ने अब साथ जाने के लिए कहा तो वह माँ से कहने लगे कि अब तक माँ पिताजी थे इसलिए तुमको बर्दाश्त कर रहे थे, अब मेरा तुम्हारा कोई साथ नहीं है। हमने वहाँ अपनी पसंद की लड़की से विवाह कर लिया है। वैसे भी तुम जैसी अनपढ़ गंवार के साथ कौन अपनी ज़िंदगी बिताएगा। माँ रोने लगी। उन्होंने हमको उनके आगे कर दिया कि मेरे ना सही, अपनी बेटी की खातिर ही सही हमको ले चलिए, हम वहाँ आपकी नौकरानी बनकर रह लेंगे। उन्होंने कहा कि तुम नौकरानी बनकर ही रहोगी, अनपढ़ जो हो वैसी ही बेटी को भी बना देना, दूसरों के घर के बर्तन मांझना, अनपढ़ गंवार। हाँ 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 हाँ। मेरी माँ ने कहा कि आप हमको चाहे जो भी कहो पर बेटी को कुछ न कहो, वह आपकी भी बेटी है। फिर उन्होंने कहा नहीं, एक अनपढ़ की बेटी कभी मेरी बेटी नहीं हो सकती। माँ ने उनके आगे बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, पर उनका दिल नहीं पिघला। हमने जब उनका हाथ पकड़ा तो उन्होंने हमको धक्का दे दिया। मेरे मन में आज भी वह गिरने का डर बैठा है कि उनको देखते ही मेरे मन में घबराहट होने लगती है। मेरी माँ से मेरा गिरना और रोना बर्दाश्त ना हुआ। माँ ने उनसे कहा कि अपनी बेटी को एक दिन आपसे बड़ा डॉक्टर बनाऊंगी। वह कहने लगे तुम इसे डॉक्टर बनाओगी? हाँ हाँ हाँ, ये तुम्हारी तरह गंवार बनेंगी। यह कहकर वह चले गए। मेरी माँ का बस एक ही सपना था कि मुझे एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनाना है। मेरी माँ की मुश्किलें यहीं कम नहीं हुईं। एक अकेली औरत के लिए एक बेटी को पालना बहुत कठिन था। गांव के कई लोगों की नज़र माँ पर थी। कोई उनको छोड़ी हुई औरत कहकर अपने पास आने को कहता। एक दिन गांव के एक आदमी ने माँ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वह कामयाब भी हो जाता अगर मोहन मामा आकर माँ को बचा न लेते। मोहन मामा हमारे दादाजी के मुंशी थे और मेरी माँ को बहन मानते थे। मामा ने माँ की बहुत मदद की। वह उनको गांव से शहर ले आए और अपने परिवार के साथ रखा। गांव की सारी जमीन मामा की मदद से बेचकर माँ ने मेरी परवरिश की। साथ ही सिलाई करके कुछ पैसे भी जमा किए जिससे मेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। अजय मोहन मामा का बेटा है। उसने मेरी माँ की हर तकलीफ़ को देखा है। यही नहीं, स्कूल में जब लड़कियाँ मेरा मजाक बनाती थीं तो मेरी माँ कहती तुमको यह नहीं देखना कि कौन क्या कह रहा है, तुमको बस डॉक्टर बनना है। ये है मेरी कहानी। रवि सर, अब आप बताइए मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मेरी माँ का सपना या मेरी खुशी? इतना कहकर निशा की आंखों में आंसू आ गए। रवि ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए उसके आंसू पोंछे और कहा, निशा, तुम्हारी कहानी सुनने के बाद तो अब तुमसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। तुम अपनी माँ के लिए जो कर रही हो बहुत कम लोग कर पाते हैं और तुमने अपने बचपन में जो दुख झेला है मैं उसका दर्द समझ सकता हूँ। निशा, जब तुम कॉलेज में पहले दिन आई थी तब तुम्हारी रैगिंग हो रही थी और तुमसे प्रेम के बारे में तुम्हारे विचार पूछे गए थे तो तुमने क्या जवाब दिया था? याद करो तुमने क्या कहा था। तुमने कहा था कि प्रेम वह एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसमें आप अपने साथी की खुशी देखना चाहते हैं। इसके लिए आपको कितने भी दुख सहना पड़ें। प्रेम कोई वासना की चीज़ नहीं होती। प्रेम समर्पण है। प्रेम सिर्फ देना जानता है, कभी कुछ छीनना नहीं जानता। इस पर मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा था, केवल तुम्हारा नाम सुना था और मैंने तभी यह सोच लिया था कि मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की और आखिरी लड़की तुम ही होगी। तुम्हारे सिवा कोई और कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा। तुम ही होगी रवि की निशा। उस पल से आज तक मैं तुम्हें प्यार करता था, करता आया हूँ, करता रहूँगा। मेरे लिए तुम्हारी खुशियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जब तक तुम नहीं कहोगी मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाऊँगा, पर तब तक तुम्हारा दोस्त तो बनकर रह सकता हूँ। तुम जिस मंजिल को पाने के लिए अपना यह सफ़र तय कर रही हो उसमें तुम्हारे साथ तो चल सकता हूँ। अजय आकर निशा को समझाता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वह जिन्हें इतना प्यार करने वाला कोई मिलता है। निशा, मैं तुमको बचपन से जानता हूँ।
तुमने पूरी ज़िंदगी सिर्फ दर्द झेला है। आज जब तुमको कुछ खुशियाँ मिल रही हैं तो उनको ठोकर ना मारो। नहीं अजय, मैं खुशियों को ठोकर नहीं मार रही हूँ। बस इतना कह रही हूँ कि अभी मेरी मंजिल माँ का सपना है। रवि सर, धन्यवाद आपका हमको समझने के लिए। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको अपने से पहले अपनी बहन के बारे में सोचना चाहिए? मैं समझा नहीं निशा, रवि ने कहा। निशा ने कहा, शिखा के बारे में सोचना चाहिए आपको। अरे निशा, क्यों किसी अच्छे भले आदमी की बैंड बजवाने में लगी हो? ये कहकर वह अजय के पास गया और बोला, क्यों अजय, सही कहा ना मैंने? अजय यह सुनकर मुस्कुराने लगा और निशा की तरफ देखने लगा। शिखा, रवि से क्या? क्या भैया, आप भी? रवि ने अजय को गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम शिखा के लिए बहुत पसंद हो और मैं जानता हूँ कि शिखा तुमसे बहुत प्यार करती है। शिखा कहती है, पर आपको कैसे पता? रवि, मैंने तुम्हारी और अजय की आंखें पढ़ ली थी। शिखा आकर रवि के गले लग जाती है। रवि निशा से कहता है, मैं तो बहुत दिनों से यह देख रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। अजय मुस्कुरा देता है और निशा से कहता है, तुम्हें अपने सिवा सबकी चिंता रहती है। विनी और सौरभ भी आकर अजय और शिखा को बधाई देते हैं। शिखा निशा के गले लगती है और कान में कहती है, धन्यवाद मेरी होने वाली भाभी। निशा मुस्कुरा देती है और धीरे से शिखा के कान में कहती है, तुमको भी धन्यवाद मेरी होने वाली ननद। रवि कहता है, ये क्या खुसर पुसर हो रही है? दोनों कहती हैं, कुछ नहीं। और इस तरह से सब लोग निशा का बर्थडे मनाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। निशा कहती है, आज का दिन मेरे लिए वाकई यादगार है। समय अपनी गति से बीतता चला जाता है। परीक्षाएं नज़दीक होती हैं, सब लोग पढ़ाई में व्यस्त होते हैं। निशा ने अपने आप को एकदम पढ़ाई में व्यस्त कर लिया होता है। इधर रवि भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होता है। परीक्षा के कुछ दिन पहले वह निशा को मैसेज करता है कि वह एक बार परीक्षा से पहले उससे मिलना चाहता है। निशा लाइब्रेरी में मिलने को कहती है। रवि लाइब्रेरी में पहुंचता है जहां निशा उसका इंतजार कर रही होती है। रवि कहता है कि निशा, ये कलम, इसमें मेरी दादी माँ का आशीर्वाद है। मैं चाहता हूँ कि तुम इससे अपनी परीक्षा दो। निशा वह कलम लेकर माथे से लगा लेती है। रवि इसको अपनी बेस्ट विशेष देता है। परीक्षा खत्म हो जाती है। समय अपनी गति से निरंतर चलता रहता है। परीक्षा के परिणाम आ जाते हैं। निशा बहुत डर रही होती है। अजय परिणाम देखने जाता है तो रवि को वहां देखता है। दोनों को ही निशा के परिणाम की चिंता होती है। रवि बोर्ड पर देखता है, निशा ने टॉप किया होता है। रवि अजय को गले लगाकर कहता है कि बधाई हो, तुम्हारे दोस्त ने टॉप किया है। आपको भी, अजय कहता है। रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहां बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और सबसे पहले निशा का परीक्षा परिणाम पूछते हैं। सबको पता लगता है कि निशा ने टॉप किया है तो सब आपस में खुश हो जाते हैं। रवि ने भी टॉप किया होता है। अजय निशा को फ़ोन करता है और कॉलेज कैंटीन में बुलाता है। निशा जब कैंटीन में आती है तो सब लोग बहुत उदास बैठे होते हैं। उन सबको उदास देखकर निशा डर जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह समझ जाती है कि उसका परिणाम उसी की इच्छा के अनुरूप नहीं मिला है। तभी रवि आता है और उसका हाथ पकड़ता है, उसके चेहरे को अपनी तरफ करके कहता है, देखो मेरी तरफ, तुम्हें क्या लगता है? निशा कुछ नहीं बोलती। वह रवि की आंखों में देखती है तो समझ जाती है कि सिर्फ बना रहे हैं उसको। निशा मुस्कुराकर सबके साथ जाकर बैठ जाती है। विनी कहती है, तुमको कैसे पता चला हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं? अजय मुस्कुराता है। शिखा कहती है, अब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अजय कहता है कि निशा ने रवि की आंखों में अपना रिजल्ट देख लिया। निशा शर्मा कर चेहरा नीचा कर लेती है। सौरभ कहता है कि सभी पास हुए पर पार्टी निशा देगी। रवि कहता है कि इस बार पार्टी मेरी तरफ से। समय बीतता है। निशा हर साल टॉप करती है। रवि उसकी हर कदम पर मदद करता है। रवि की पढ़ाई पूरी होती है। निशा का आखिरी साल होता है। रिजल्ट निकलता है। रवि ने पूरे प्रदेश में टॉप किया होता है। निशा उसको बधाई देने के लिए फ़ोन करती है तो उससे मिलने को बोलता है। सभी भोले बाबा के मंदिर में उसी भोले बाबा के मंदिर में दोनों मिलते हैं जहां रवि पहले निशा को लेकर आया था। रवि निशा दोनों बाबा के दर्शन करते हैं। रवि निशा से कहता है कि आगे की पढ़ाई के लिए उसको लंदन जाना है, इसलिए तुमसे मिलना चाहता था। तुम वादा करो अपना ख्याल रखोगी, डॉक्टर अभय के सामने आने पर हिम्मत नहीं हारोगी और पूरे प्रदेश में टॉप करोगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो हमको कहोगी। हम जानते हैं कि अजय और बाकी सब, फिर भी जब मन करे हमको याद कर लेना। निशा यह सुनकर रोने लग जाती है। अजय उसको एहसास होता है कि आज उसको एहसास होता है कि रवि उससे दूर जा रहा है। वह उसके गले लग जाती है। रवि उसके सर को सहलाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल रोगी नहीं। जब भी मन घबराए यहाँ भोले बाबा के पास चली आना, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा।
रवि लंदन चला जाता है। निशा अपनी आखिरी साल की पढ़ाई पूरी करने में लग जाती है ताकि माँ का सपना पूरा कर सके। 1 साल बीत जाता है। निशा की पढ़ाई पूरी होती है। उसने पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में टॉप किया होता है। उसके सारे दोस्त निशा से बहुत खुश होते हैं। निशा सबसे पहले अपनी खुशी अपनी माँ के साथ बांटना चाहती है। वह माँ को फ़ोन करती है। माँ, हाँ बेटा, कैसी हो? निशा, माँ मैं ठीक हूँ। आपको पता है, आज आपके आशीर्वाद से मैंने पूरे देश में टॉप किया है। आज मैंने आपका सपना पूरा कर दिया माँ। माँ, सच बेटा, सच कहना। निशा, हाँ माँ। निशा और माँ दोनों खामोश होते हैं और दोनों रो रहे होते हैं। निशा, माँ अब तो आप खुश हो ना? माँ, हाँ बेटा। निशा, माँ हम चाहते हैं कि जब हमको यह अवार्ड मिले तो आप मेरे साथ स्टेज पर चलें। आप मोहन मामा अजय के पिता के साथ यहाँ आ जाइए। माँ, ठीक है बेटा, हम आ जाएंगे। निशा माँ से बात करने के बाद रवि को फ़ोन करती है। रवि, हेलो निशा, कैसी हो? निशा, हम ठीक हैं, आप बताइए? रवि, हम भी ठीक हैं। तुम सबकी बहुत याद आती है। कैसे हैं मेरे सब दोस्त? सारे तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं? निशा, सब बहुत ख्याल रखते हैं। हमने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि हमने ना केवल कॉलेज प्रदेश बल्कि पूरे देश में टॉप किया है। माँ के बाद सबसे पहले यह खबर मैंने आपको सुनाई है। रवि, मैं जानता था कि तुम यह कर पाओगी। तुमने बहुत हिम्मत से मेहनत से अपनी माँ का सपना पूरा किया है। मुझे तुम पर गर्व है। यह बताओ, अवार्ड फंक्शन कब है? निशा, जी 1 हफ्ते बाद। काश आप इस फंक्शन में मेरे साथ होते। रवि, ठीक है, मेरी क्लास है अभी, मैं बाद में बात करता हूँ। निशा, जी ठीक है। अवार्ड फंक्शन का दिन होता है। निशा की माँ अजय के पिता के साथ हॉल में बैठी होती हैं। निशा के अंदर अजीब सी कश्मकश होती है। आज माँ का सामना डॉक्टर अभय से होगा। आज उसको रवि बहुत याद आ रहा होता है। उसके होने से उसको बहुत हिम्मत मिलती है। इस 1 वर्ष में उसने रवि को हर पल याद किया होता है और आज तो उसको लग रहा था कि काश वो यहाँ होता। कार्यक्रम शुरू हो जाता है। निशा सब दोस्तों के साथ उदास वहीं होती है। उसको समझ नहीं आता कि कैसे वह यहाँ से भाग जाए। जब निशा सक्सेना नाम पुकारा जाता है तो वह डर रही होती है। अजय उससे कहता है कि जाओ, तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है। अचानक निशा को कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा तो रवि था। वह आश्चर्य से रवि को देखने लगती है। रवि कहता है, मुझे बाद में देखना, पहले स्टेज पर जाओ। रवि ने पहले ही अजय के से सब पता करके अपनी टिकट करा ली थी। रवि के आने से जैसे निशा को हौसला मिलता है, वह स्टेज पर जाती है। स्टेज पर जब उसे अवार्ड मिल रहा होता है तो वह टीचर से पूछती है कि क्या मैं अपनी माँ को स्टेज पर बुला सकती हूँ। टीचर ने कहा जरूर। उसकी माँ स्टेज पर आती हैं। माँ जैसे स्टेज पर आती हैं, डॉक्टर अभय सक्सेना की उन पर नज़र पड़ती है। वह उनके चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं। निशा अपनी माँ को प्राइज़ लेने के लिए कहती है। जब स्टेज पर निशा से पूछा जाता है कि उसकी सफलता के पीछे कौन है, तो निशा कहती है कि मेरी सफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ का हाथ है। उन्होंने बचपन से ही मुझे इस ऊंचाई पर आने का जो सपना दिखाया है, मैंने बस उसको पूरा करने का प्रयास किया है। वह मुझे एक बड़ा बड़ा डॉक्टर बनते हुए देखना चाहती थी। मैंने बस उनका यह सपना पूरा करने की कोशिश की है। पूरा हाल तालियों से गूंज रहा होता है। निशा अपनी माँ को लेकर स्टेज के नीचे आती है। तभी एक चपरासी उनसे कहता है कि आपको बाहर कोई बुला रहा है। निशा और उसकी माँ बाहर आते हैं तो देखते हैं डॉक्टर अभय खड़े होते हैं। वह निशा की माँ से कहते हैं, तुम मीना हो ना? मीना कहती है, शुक्र है आपको मेरा नाम तो याद रहा। डॉक्टर अभय, मुझे माफ़ कर दो मीना, तुमसे दूर रहकर मैं कभी खुश नहीं रह पाया। निशा को डॉक्टर बनाकर तुमने मुझे उस सवाल का जवाब दिया है जो मैंने तुमसे कहा था कि एक अनपढ़ माँ की बेटी अनपढ़ ही रह सकती है। तुमने आज ऐसा कर दिया और यह साबित कर दिया कि जहाँ चाह वहाँ राह होती है। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम दोनों को बहुत कष्ट दिया है। निशा, माँ चलो यहाँ से। डॉक्टर अभय, बेटा तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी। मैं जानता हूँ मैंने तुमको और तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट दिया है। माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। तुम लोगों को दुखी करके मैं कभी खुश नहीं रहा, कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया, कभी मेरे अहम ने मुझे वापस नहीं आने दिया। निशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी माँ उसको लेकर आगे बढ़ गई। डॉक्टर अभय चुपचाप देखते खड़े रह गए। निशा बहुत परेशान होती है। वह भोलेनाथ के मंदिर आ गई। रवि उसके साथ होता है। रवि कहता है कि निशा, भूल जाओ सब कुछ। आज तुम्हारे पापा को अपनी गलती पर पछतावा है, इसलिए उन्हें किए पर माफ़ कर दो।
निशा, रवि सर मैं कैसे भूल जाऊं? उनकी वजह से मेरी माँ ने इतने कष्ट झेले हैं। मैं कितना डर गई थी जब बचपन में उन्होंने मुझको पटका था। आज तक वह डर मन से निकल नहीं पाया है। क्या वह मुझको मेरा गुजरा हुआ समय, मेरा बचपन लौटा सकते हैं? मेरी माँ का जो सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, उनको यह बात साबित करनी थी कि अनपढ़ की बेटी अनपढ़ नहीं होती। इतना कहकर वह रोने लगती है। तब रवि उसको अपने सीने से लगाकर चुप कराता है। इधर डॉक्टर अभय घर आते हैं और बहुत परेशान होते हैं। अचानक से वह बहुत सोचते हैं तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है। पास में कोई नहीं होता है। अचानक से उनका नौकर देखता है तो वह जल्दी से जल्दी उनको हॉस्पिटल ले जाता है। इधर रवि के पास फ़ोन आता है कि डॉक्टर अभय को हार्ट अटैक आया है। रवि निशा और उसकी माँ को लेकर अस्पताल जाता है। आज पहली बार निशा को डर लग रहा होता है कि कहीं उसके पिता सच में हमेशा के लिए उससे जुदा न हो जाएं। वह भगवान के आगे प्रार्थना करती है। रवि आता है और निशा को संभालता है। वह निशा की माँ से कहता है कि माँ, अब आप उनको माफ़ कर दीजिए। उनको अपनी गलती का पछतावा है। हाँ मीना, ये सही कह रहा है। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, अजय के पापा कहते हैं। जी भाई साहब, मीना ने कहा। अजय डॉक्टर से बात करता है तो पता चलता है कि वह अब खतरे से बाहर हैं। आप उनसे मिल सकते हैं। रवि निशा से कहता है कि चलो अब पापा के पास, उनसे बात करो। पर निशा डर रही होती है। तब रवि उसे हिम्मत दिलाता है और कहता है, बचपन की बात भूल जाओ निशा। सब अंदर जाते हैं। डॉक्टर अभय मीना से माफ़ी मांगते हैं और निशा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि बचपन में तुमको पटक दिया था, हमको माफ़ कर देना बेटा। निशा पापा कह के उनसे लिपट जाती है। मीना भी रो रही होती है। आज सब खुश थे कि सब ठीक हो गया। तभी अचानक से रिया आ जाती है। पापा आप कैसे हैं? रिया बेटा हम ठीक हैं। तुम हमेशा माँ के लिए तरसती हो, आज तुमको माँ मिल गई। मीना, ये मेरी बेटी रिया है। इसकी माँ जब यह 3 साल की थी तभी चली गई थी। मीना उसको गले लगा लेती है। निशा रवि के पास आती है और कहती है कि आज मेरी माँ का सपना पूरा हो गया। आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आज से नहीं, जब पहली बार आपसे मिले थे तब से करते हैं सर। रवि इसको गले लगा लेता है और कहता है, अब तो सर कहना छोड़ो। रवि अपनी माँ से कहता है कि माँ, हम निशा से शादी करना चाहते हैं। माँ कहती है, तुम उससे शादी करना चाहते हो जिसके पिता ने उसे छोड़ दिया है? रवि, माँ ये आप क्या कह रही हैं? तभी डॉक्टर अभय आते हैं और कहते हैं कि भाभी, आपने कहा था कि आप मेरी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती हो। रवि की माँ, तो हम ये तो आज भी कह रहे हैं कि आपकी बेटी को ही अपनी बहू बनाएंगे। डॉक्टर अभय, निशा को अपनी बहू स्वीकार कीजिए क्योंकि वह मेरी ही बेटी है। मैंने ही उन दोनों को छोड़ दिया था। आज अपनी निशा के लिए आपके रवि को मांगता हूँ। आज एयरपोर्ट पर सब लोग निशा और रवि को छोड़ने आए थे। शिखा, अजय और निशा रवि विवाह के बंधन में बंध चुके होते हैं। निशा रवि आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जा रहे होते हैं। पूरा परिवार, सारे दोस्त सब उनसे मिलने आते हैं। सबसे मिलकर वह दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं। आज निशा बहुत खुश होती है। वह रवि के कंधे पर सर रखकर आंखें बंद कर लेती है।